लिए गए थे या 12 किलोमीटर लीड पर लिए गए थे, वो नेचुरली उसी रेंज के हिसाब से तय किए गए थे। लेकिन जब उन्होंने ड्रजिंग करके इसी एरिया में मवाद फेंक दिया तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इनके कम हो गए। पहला ये हुआ कि स्टेट एक्सचेकर को जब हमने कैलकुलेशन इसमें की कि ट्रांसपोर्टेशन कम होने की वजह से स्टेट एक्सचेकर को कितना नुकसान पहुंचा, तो वो करीबन 2 करोड़ 30 लाख रुपए के करीब स्टेट एक्सचेकर को। थोड़ा लाउड बोलिए। आपको इसलिए मदऊ किया गया है ताकि आपको 2 अहम केसों के बारे में हम इन्फॉर्म कर लें, जिनको हमने कल की डेट में और आज की डेट में रजिस्टर किया हुआ है। एक केस इनमें जो FIR 7 है 2025, वो नहायत अहमियत का हामिल है। ACB के ऊपर अक्सर डिले की शिकायतें मौसूल हो जाती हैं। उसके पीछे कई कारण होते हैं जो कि आम लोगों को उसका समझ नहीं होता है, लीगल प्रोसेस की समझ नहीं होती है। लेकिन ACB कभी खामोश नहीं रहती है, हमेशा ताक में लगी रहती है कि जुर्म को अंजाम तक पहुंचाया जाए और मुजरिमों को अंजाम तक पहुंचाया जाए। पहला FIR जो हमने लॉन्च किया है कल शाम देर गए, FIR नंबर 7 2025, ये हमारी होकरसर वेटलैंड के बारे में है। आपको पता है होकरसर वेटलैंड जो है ये इको फ्रेजाइल जोन है। रामसर कन्वेंशन के तहत नोटिफाई हुआ है और उसके तहत इसकी देखरेख चलती है। इसकी कैरिंग कैपेसिटी 2014 के फ्लड्स के बाद कम हो गई थी, जिसको बढ़ाने के लिए इसके बीच से जो कैनाल गुजरती है, फ्लड स्पिल चैनल जो है इसके बीचों बीच गुजरती है, उस कैनल को रीसेक्शनिंग करने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया गया इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट की तरफ से। उस प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ साथ एक एस्टिमेट बनाया गया और एस्टिमेट में बाकायदा दिखाया गया कि जो प्रोजेक्ट के कंपोनेंट्स क्या होंगे, कंटोर्स क्या होंगे। प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ कंटोर्स थे, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स थे, और उसके बाद सीनियर ऑफिसर्स को कंसर्न अफसर ने भेज दिया अप्रूवल के लिए, तो अप्रूवल आ गया। उसके बाद जब NIT फ्लोट की गई इसके बारे में, NIT में वो सब नहीं दिखाया गया जो कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट और एस्टिमेट में पहले दिखाया गया था, जिसका सीधा मतलब ये निकलता था कि जिस कंपनी को ये बाद में ये काम सौंपा गया, उस कंपनी की तरफ डॉक्यूमेंट्री तौर फेवर किया जाए ताकि वो आइंदा तरीके से बदउनवानियां अंजाम दे। ये जो होकरसर वेटलैंड है, आप पीछे देख सकते हैं, होकरसर वेटलैंड की बाउंड्री ये है। ये जो येलो में है लाइन, ये इसकी बाउंड्री है। इससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि करना क्या था और किया क्या गया। इसके बीचों बीच ये फ्लड चैनल गुजरती है। इसको रीसेक्शनिंग करनी थी और रीसेक्शनिंग मुख्तलिफ लीड्स पे करनी थी किलोमीटर के हिसाब से, लेकिन मैंडेटरी NOC में ये रखा गया था इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से कि ये जो भी आप ड्रेजिंग करेंगे ये आप इस पेरिफेरी के बाहर फेंक देंगे ये मवाद, ताकि जो हमारा वेटलैंड है ये नुकसान से बच जाए और कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाए। लेकिन हुआ क्या, जो इसके कंपोनेंट्स थे, जैसे ड्रेजिंग कंपोनेंट था, इसका मशीनरी थी, लेबर था, प्रिपरेशन ऑफ डाइक्स इसमें थे, इन सब को नज़रअंदाज करके क्लब किया गया ताकि कंट्रैक्टर को अनड्यू फ़ायदा दिया जाए। जब ये काम स्टार्ट हो गया, इन्होंने किया क्या, इन्होंने यहाँ ड्रेजिंग तो की, इस ड्रेजिंग का जो मवाद था, एक्सकेवेट जो था, इस एक्सकेवेट को इन्होंने इस पेरिफेरी से आइडेंटिफाइड प्लेसेस पर फेंकना था एज पर लीड्स, जो कि उन्होंने किया नहीं। इन्होंने यहाँ से ड्रेजिंग करके
इसके बिल्कुल नज़दीक लेक में ही डाल दिया। आप देख सकते हैं ये रेड में जो हमने एनसर्कल एरियाज़ किए हुए हैं, ये सारे वो एरियाज़ हैं जहाँ पे ये जो एक्सकेवेट निकाला गया ये बिल्कुल लेक में डाला गया। इधर ये पैचेस हैं जो आपको वाइट दिखेंगे एनसर्कल बाय रेड लाइन। इसी तरह ये एरिया है, ये एरिया है, इसी तरह इस साइड में भी कुछ एरियाज़ हैं। ये जो अब ये जो चीज़ है कि यहाँ पे इन्होंने डंप ये मटेरियल किया कैसे, ये हमको पता कैसे चला, क्योंकि हमें पहले कंप्लेंट मौसूल हुई थी नारबल के रेजिडेंट के साथ की तरफ से। उन्होंने हमें बताया था कि ये जो ड्रजिंग कर रहे हैं, ड्रजिंग को बाहर नहीं लिया जा रहा है, और फ़ौरन एसीबी ने जेएससी का ऑर्डर करके कंसर्न टीम को हमने स्पॉट पे भेज दिया। लेकिन स्पॉट पे जाने के बाद वहाँ कोई ऐसे रेमिनेंट्स हमें दिखे नहीं जिससे हम ये पता कर पाते कि ये जो सॉइल निकाली गई है, फ्लूइडाइज्ड सॉइल निकाली गई है, इसको कहाँ पे डंप किया गया है। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन अथॉरिटी से ये था कि आप बताइए आपने जो एक्सकवेशन की है उसके बाद फर्दर डिस्पोजल आपने कहाँ पे किया हुआ है। उनकी तरफ से ये साइट अगर आप देख सकते हैं स्वाइबुक के करीब ये एक साइट दिखाई गई, और दूसरी साइट यहाँ पुलिस स्टेशन के पास दिखाई गई, तीसरी एक साइट यहाँ पे दिखा रहे थे। लेकिन ये तीनों साइट्स का जब हमने हिसाब किताब लगाया, ये बड़ा माइनर पोर्शन था जो यहाँ से एक्सकेवेट करके मटेरियल निकाला गया था। ये मेजर चंक से बहुत कम था। मेजर चंक जो डिपॉजिशन जिसकी थी मोर देन 70% वो यही लेक में डाला गया था। अब इससे हुआ क्या, हुआ ये जो कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इनके 18 किलोमीटर लीड पे लिए गए थे या 12 किलोमीटर लीड पे लिए गए थे, वो नेचुरली उसी रेंज के हिसाब से तय किए गए थे। लेकिन जब इन्होंने ड्रजिंग करके इसी एरिया में मवाद फेंक दिया तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इनके कम हो गए। पहला ये हुआ कि स्टेट एक्सचेकर को जब हमने कैलकुलेशन इसमें की कि ट्रांसपोर्टेशन कम होने की वजह से स्टेट एक्सचेकर को कितना नुकसान पहुंचा, तो वो करीबन 2,30,00,000 रुपए के करीब स्टेट एक्सचेकर को इन्हें सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन पार्ट में नुकसान पहुंचा है। उसके बाद ये एनआईटी में तय नहीं हुआ था, जो कि इनको करना ज़रूरी था, वो ये पार्ट था कि जो यहाँ से मटेरियल निकालना है आउटसाइड द पेरिफेरी ऑफ द लेक, उनको उसको करना क्या है, वो जानबूझ के टेंडर में ब्लैंक रखा गया, उस पर कोई वर्ड नहीं रखा गया। वजह ये थी कि कंसर्न जो लोग थे उसके बाद इस सॉइल का लूट करके उसको महंगे दामों बेच के लोगों को फराहम करें। अब दूसरा ये था कि अगर हम टोटल लॉस हम देखेंगे, एक लॉस तो आपका ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हो गया, दूसरा लॉस आपका जो कंसिडरेशन लॉस जिसको हम बोलते हैं, जो प्रॉस्पेक्टिव हमें रॉयल्टी की शक्ल में जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट से हासिल हो सकता था, वो भी इन्होंने नुकसान उसका पहुँचाया। इसका मतलब सीधा ये हो सकता है, अभी तक जो प्रूव्ड लॉस हमने इसमें से निकाला वो 2.30 करोड़ है जो मैंने आपको बताया, लेकिन मज़ीद तहकीकात में जिसके हम पीछे पड़े हुए हैं, जो कंसिडरेशन कॉस्ट उसकी कैलकुलेशन हम इन्वेस्टिगेशन में करने जा रहे हैं, तो लगभग ये लॉस हमारा 5 करोड़ के इर्द गिर्द बनता है। अब अगर दूसरा पहलू हम लेते हैं, ये सिर्फ हम देखते हैं कि लॉस वाला साइड है, लेकिन अगर हम टोटल प्रोजेक्ट जो कंसेप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट है वो फॉल्टी हुआ है। वो फॉल्टी इस वजह से हुआ कि हमको तो अपरेंट लॉस ये लग रहा है ट्रांसपोर्टेशन और कंसिडरेशन लॉस, लेकिन लॉस ये अगर हम लेक की इकोलॉजी देख लें, लेक की इकोलॉजी को ख़त्म कर दिया गया, ये पैचेस टोटल बैरन बना दिए गए, जिसकी वजह से आप अगर आज देख लेंगे वहाँ पे इन पैचेस पे अभी एनक्रोचमेंट हुई है और एनक्रोचमेंट पे बाज़ाब्ता फसलें बना दी गई हैं। अब जब से ये 2017 के बाद से स्टार्ट हो गया ये प्रोजेक्ट, कंसीवमेंट के बाद उसके बाद पेमेंट स्टेज पे आ गया, एग्जीक्यूशन इसके दरमियान हो गई, तो इसके दरमियान लोगों ने इस पर कब्ज़ा जमा दिया और प्रॉपरली ये बैरन लैंड में तब्दील कर दिया गया, और यानी ड्राई पैचेस बना दिए गए इसके, जो कि लेक में तब तक शामिल अब नहीं हो सकते जब उसकी दोबारा वापस ड्रजिंग हो जाएगी।
तो 3 काउंट्स पे नुकसान है। एक काउंट पे है आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो है वो आपने इन्फ्लेटेड दिखाए, जो आपने लेक में ही मटेरियल डाल दिया तो उसकी वजह से एक नुकसान है। दूसरा, आपने जो एक्सकेवेटेड मटेरियल है, एक्सकेवेटेड मटेरियल को NIT में ये नहीं रखा शिग कि इसको आप बाद में जियोलॉजी एंड माइनिंग के हवाले कर लेंगे और उसके अगेन जो रेवेन्यू आपको मिलेगा तो वो गवर्नमेंट एक्सचेकर को जाएगा। तीसरा, जो ये वाला पार्ट है कि लेक वाला जो सफाई का मामला है, अब जब भी आगे कहीं कभी ना कभी इसकी ड्रजिंग होनी है, क्योंकि लेक का कुछ अरसे बाद सफाई जो चैनल है उसको सफाई करनी पड़ती है। एक अरसे के बाद ये स्पिल ओवर इसमें सेडिमेंट बैठ जाता है, उसको सफाई करनी पड़ती है। तो सफाई करने के बाद इसमें एक और एडिशनल पैसा लगना है अगर हम इन पैचों को साफ़ करने जाएंगे। तो ये था इस मामले में जो होकर सर वेटलैंड है। दूसरा, इकोलॉजी का तो नुकसान है ही। चौथा नुकसान इसका ये है कि ये जो यहाँ से तो ड्रजिंग की गई, लेकिन लेक की जो कैरिंग कैपेसिटी है वाटर की वो कम की गई। इसमें नेक्स्ट आप स्लाइड देखेंगे, दिखाएंगे जो कंपैरिजन वाला स्लाइड है, नहीं कंपैरिजन ना 2 बिफोर प्रोजेक्ट एंड आफ्टर प्रोजेक्ट। एक लेबोरियस प्रोसेस था हमारी इंजीनियरिंग विंग के लिए, और हमारी प्रोसिक्यूशन विंग जो है बहुत अरसे से इस पर काम कर रही थी। लेकिन इसमें दिक्कत ये आ रही थी कि आपका फ़िज़िकली जब आपने JSC वहाँ पे किया, जॉइंट सरप्राइज चेक फ़िज़िकली जो ACB की तरफ से होता है, कि वहाँ फ़िज़िकली आप ये प्रूव नहीं कर सकते थे कि वहाँ पे एक्सकेवेट कहाँ से उठाया गया, और उठाया तो गया था चैनल से, लेकिन डाला कहाँ गया था। इसको प्रूव करने के लिए हमने गूगल इमेजरी का इस्तेमाल किया और उन फोटोग्राफ्स का इस्तेमाल किया जो खुद हमने इरिगेशन एंड फ्लो कंट्रोल डिपार्टमेंट से हासिल की थी। उसमें हमने कंपैरिजन के बेसिस पे ये प्रूव किया कि ये वो पैचेस हैं जहां पे डंपिंग की गई है, जिनके बारे में हमें मिसलीड किया जाता है। ये है, ये वाला आप अगर देख लेंगे, ये है ये वाला जो इससे पहले प्रोजेक्ट से पहले वाली आपकी जो पिक्चर है लेफ्ट साइड में है बिफोर वर्क। आफ्टर वर्क आप देख सकते हैं कि चैनल के इस साइड में बिल्कुल ड्राई पैच ऑफ लैंड आपके सामने है। वहाँ लेफ़्ट साइड में आपको मार्शी वाला पैच दिखेगा, लेकिन फ़ौरन उसके बाद आपको ड्राई पैच मिलेगा। ड्राई पैच का मतलब है कि डंपिंग उसी जगह पे की गई है जहाँ पे इनको करना नहीं था। ये था इस केस के बारे में जो होकर सर के रिलेटेड है। अब FIR नंबर 8 जो है, दूसरा एक FIR जो हमने रजिस्टर किया हुआ है 2025, ये लावडा के बारे में है। अर्शवाइल लावडा जो LCA में आज है, इसका हालांकि ये उतनी ज़्यादा बड़ी अहमियत का हामिल नहीं है, चूँकि ये FIR दर्ज हो गया आज, तो इसलिए इसकी भी जिक्र करना चाहेंगे हम आपके सामने। ये इलीगल एक बिल्डिंग परमिशंस का मामला है। 5 हॉस्टल बिल्डिंग्स बनानी थी गगरीबल एरिया में। उनके परमिशन को पहले ही अंडर सेवरल वायलेशन, जिनको यानी जिन चीज़ों का ख्याल परमिशन देने के दौरान रखा जाना चाहिए था, उनका ख्याल नहीं रखा गया। जैसे एक इसमें ये कंडीशन थी कि हर एक हॉस्टल के लिए आपको 3 कनाल के लिए 50 यानी लड़कियों का जो हॉस्टल बनना था उनके लिए 3 कनाल की ज़रूरत आपको होनी चाहिए थी। लेकिन किया क्या गया, इसको डाइल्यूट करके 2 कनाल बना दिया गया। तो टोटल में आपको 5 हॉस्टल्स के लिए 15 कनाल दरकार थे, लेकिन आपको परमिशन मिल गया 12 कनाल पर ही। लेकिन और परमिशन भी मिली भगत की वजह से 2 फेजेस में दिया गया। पहले 3 हॉस्टल का दिया गया, उसके बाद ड्यूरिंग कनाइवेंस विद दी कस्टोडियन डिपार्टमेंट बाकी 2 हॉस्टल्स का भी परमिशन दे दिया गया। ये उसकी एक वायलेशन है। दूसरा जो अप्रूव्ड प्लान उस 5 बिल्डिंग का, उसको वायलेट किया गया। हॉस्टल्स का परमिशन था, लेकिन होटल्स तामीर हुए, नंबर ऑफ रूम्स उसमें बढ़ा दिए गए, और टोटल स्ट्रक्चर जो अप्रूव्ड प्लान के हिसाब से उसको वायलेट किया गया। तो ये था हमारा जो 2 FIRs। अब आपको बुलाने का मकसद सिर्फ यहाँ पे ये था कि अक्सर अवकात जो भी सोशल मीडिया पे बातें होती हैं ACB के बारे में कि बहुत डिलेड मामला चलते हैं, उसमें दोनों जिन चीज़ों का हाथ होता है। एक तो डिलेड कंप्लेंट ही होती है, और डिलेड कंप्लेंट की वजह से हमने वो रिकॉर्ड फिर हासिल करने पड़ते हैं जो असल में बहुत
ऑब्सोलीट हो चुके होते हैं, या हमें एजेंसीज़ की तरफ से ये जवाब मिलता है कि हमारे पास रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। मैक्सिमम ऑफ द केसेस जो हमारे एसीबी में हैं, जो लावड़ा के रिलेटेड है, बाकी जो एजेंसी जो सिटी के उनके रिलेटेड है, वो उनकी प्ली एक रहती है कि 2014 के फ्लड्स में हमारा रिकॉर्ड ख़त्म हो गया। अब डिले एसीबी के लेवल पे नहीं होता, एक प्रक्रिया होती है, एक इन्वेस्टिगेशन पैटर्न होता है, हर एक एजेंसी का अलग अलग होता है। जैसे एग्जीक्यूटिव पुलिस का आप देख लेंगे, वहाँ पे प्राइमा फासी केस बन गया और वहाँ पे एफआईआर लग जाता है थाने में। यहाँ पे एफआईआर लॉन्च करने से पहले आपको बिल्कुल इत्मीनान से लेना पड़ता है, आपको वेरीफाई करना पड़ता है कि ये जो आप केस लगाने जा रहे हैं, रजिस्टर करने जा रहे हैं, क्या वो कोर्ट में टिक सकता है या नहीं टिक सकता है, क्या कल को हम इसकी एविडेंस ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं। जैसा कि इस एफआईआर नंबर 7 2025 में हुआ था, 2017 से ये मामला चल रहा है, आज हो गया 2025। जेएससी की हमने जेएससी में मैंने आपको बताया कि क्या मुश्किलात पेश आई। फिज़िकली यू आर नॉट हैविंग एनी क्लू और एविडेंस की, जिससे आपको बता सकते थे कि जनाब यहाँ से एक्सकेवेशन हुई है और यहाँ पे डाल दी गई है। उसके बाद सैटेलाइट इमेजरी, गूगल इमेजरी, और वो इमेजेस जो खुद डिपार्टमेंट ने भेजी थी, उनको कंपैरेटिव बेसिस पे हमने ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये प्रूव किया कि बिल्कुल ये जो मैक्सिमम ऑफ द मटेरियल जो है वो लेक से बाहर निकाला नहीं गया, वो लेक के अंदर ही डंप किया गया। तो ये चीज़ें जो है बड़ा टाइम खाती हैं, और एविडेंस कलेक्शन के लिए जब हम किसी को केस को कंप्लीट करते हैं, और कंप्लीट करने के बाद इसमें भी और भी चेक्स एंड बैलेंस होते हैं, वो उसके बाद ऊपर वाली फॉर्मेशंस में जाते हैं, वो उधर से वेटिंग करके आती है, फिर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जाता है तो वहाँ से वेटिंग होके आती है। तो एक लंबी प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया के दौरान मकसद सिर्फ ये होता है कि एक वाटर टाइट केस बनाया जाए, ताकि मुजरिम जिनको हमने या अगर अरेस्ट किया है वो ना छूटें, या बाद में कन्विक्शन कोर्ट की लेवल पे हो। अब जो एफआईआर नंबर 7 2025 जो है, इसमें हमने 2 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को क्वेश्चनिंग के लिए हिरासत में लिया हुआ है, और एक AEE को भी हमने हिरासत में लिया हुआ है, जिनकी हम फर्दर रिमांड लेने जा रहे हैं। तो इसके बाद अगर केसेस के रिलेटेड अगर कोई पर्टिनेंट क्वेश्चन है तो वो आप बता सकते हैं। सिर्फ 2 केस जो आपने वॉकर्सन की बात की है, वहाँ 22 करोड़ का एक प्रोजेक्ट चल रहा था, वो इसमें आ रहा है जहाँ पे ये हाँ बेसिकली आपको मैंने सिर्फ लॉस वाला साइड, दिस इज द सेम प्रोजेक्ट विच यू आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज़ दी बेसिकली इसका प्रोजेक्ट कास्ट पहले 35 करोड़ था, उसके बाद जब NIT फ्लोट हो गई उसमें कम होते होते 22 करोड़ रुपए का हो गया। उन्हीं 22 करोड़ रुपयों में से मैंने आपको सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन लॉसेस जो उसमें हुए हैं, जो गवर्नमेंट एक्सचेकर को नुकसान पहुंचा गया है, वो लगभग 2.30 करोड़ का है। दूसरा केस किस नाम से दर्ज हुआ, ये लावड़ा या LCM? दोनों लावड़ा कस्टोडियन, क्योंकि पुराने मामला जो है वो पुराने नॉमेनक्लेचर से रजिस्टर होते हैं। लावड़ा, हाँ, जो 2019 से पहले वाले मामला है, LCM के नाम से नहीं है, ये लावड़ा के नाम है, तो एजेंसी एक ही है। हाँ। अक्सर जो ACP है वो आम जो लोगों का काम है वो ब्राइबरी के साथ ही लिंक किया जाता है, तो छोटे मोटे जो पटवारी वगैरह उनको पकड़ा जाता है। तो इस तरह की अवेयरनेस लोगों में लाने के लिए क्या इक़दाम उठाए जाएंगे? और दूसरा, जिस तरह से इस तरह के केसेस बहुत पाए जा रहे हैं, अगर पहलगाम की बात करेंगे या फिर जो टूरिज्म स्पॉट्स है वहाँ पर इस तरह की इरेगुलरिटीज जो है वो ज़्यादा पाई जा रही है, क्या ACP बजाय कुछ कॉग्निजेंस ले सकता है? अगर सोमोटो कॉग्निजेंस की हम बात करेंगे, सबसे क्या इसमें ज़रूरी है कि कोई कॉम्प्लेनेंट हो या कोई विसल ब्लोअर है उस पर कोई काम हो? सबसे पहले मैं बता दूंगा कि ACP ने जब से मैंने चार्ज संभाला, मैंने यहाँ जनवरी में आया हुआ था, तो तब से ACP ने किया क्या, हमने जो हमारा एक टारगेट रेट होता है FIR, ऐसा नहीं कि बाहर से कोई भी चीज़ हम उठा के लाएं उसमें FIR लॉन्च कर लें, वो कोई मकसद की चीज़ भी होनी चाहिए। इस दौरान मैंने खुद इसी साल के हमारे 2 ट्रैप्स हैं। अब ट्रैप की पहले हम बात करेंगे। ट्रैप का हमने एक कंगन में किया, गुंड एरिया में, दूसरा हमने रिसेंटली विद इन हार्ट ऑफ द सिटी में किया, अलीजान कॉम्प्लेक्स में, जिसमें हमने एक गिरदावर और एक दूसरे नंबरदार को पकड़ा। अब उसमें दिक्कतें क्या आती हैं? अब मैं अक्सर ACP के ऊपर ये शिकायत रहती है कि बड़े अफसरों पे आप हाथ नहीं डाल पाते हैं। उसका जवाब सिर्फ ये है कि बड़े अफसरों का मोडस ऑपरेंडी चेंज हो गया है।
अब जितनी तालीम होती है उतना मोडस ऑपरेंडी सख्त होता जाता है। अब ट्रैप के लिए आपको ज़रूरत तीन चीज़ें होती हैं। एक तो होती है डिमांड, ओकेजन और रिकवरी। डिमांड आपके पास है, लोग आदमी आता है आपके पास, जनाब अली ये पैसे लेता है। उसके बाद ओकेजन उसके पास है, कोई काम है उसका। उसके बाद रिकवरी होनी है। अब जहाँ पे हमें ये तीनों चीज़ें सेटिस्फाई होती है, हम उसको उस वक्त पकड़ पाते हैं। अब फॉर एग्जांपल कोई नंबरदार, तहसीलदार या पटवारी के एवज़ पैसे लेता है। अब पटवारी तक कनेक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ होता नहीं है, क्योंकि पटवारी डायरेक्ट पैसे लेता नहीं है। ऑन मोस्ट ऑफ द ओकेजन पटवारी या कोई भी सीनियर अफसर जो वो अवॉइड करता है कॉल भी उसके साथ करने के लिए, और डायरेक्ट लाइमलाइट में वो नहीं आता है, जिसकी वजह से वो रह पाते हैं। लेकिन इस ट्रेंड को भी हमने आज तब्दील कर दिया। अब अगर इसी केस को आप ले लेंगे जो अली जान कम्प्लेक्स में आपको देखने को मिला, उसमें क्या हुआ कि जो ये गिरदावार को पैसे लेने थे, गिरदावार ने डिमांड की थी। अब डिमांड, वो फिजिकली पैसे ले नहीं रहा था, हमने उसके टाउट को पकड़ा। टाउट कौन था उसका? वो नंबरदार था। नंबरदार ने पैसे लिए, लेकिन हमने तब तक वहाँ से स्पॉट से गए नहीं जब तक हमने उसको गिरदावार को लिंक नहीं किया ऑन कोराबोरेटिव एविडेंस। हमने ऑन स्पॉट कोराबोरेटिव एविडेंस में ले ली, जैसे उसकी चाबियां टाउट के यहाँ से निकल गई, उसकी गाड़ी के ऊपर जो उसी गिरदावार का नंबर था, मुख्तलिफ चीज़ें जो हमारी थी वहाँ लिंक करने के लिए वो हमने लिंक कर लिया। तो नतीजतन हमने उसको भी अरेस्ट कर लिया, वरना उससे रिकवरी नहीं हुई थी। रिकवरी टाउट से हुई थी हमें, लेकिन दोनों इस वक्त अभी अरेस्टेड है, अभी बेल उनकी नहीं हुई है। हमारी कोशिश रहती है कि किसी न किसी तरह से हम किसी के ऊपर हाथ डाल लें जो बदमाश है, जो अपने पद का गलत इस्तेमाल करता है, रिश्वतखोरी करता है या अपनी ऑफिशियल पोजीशन को मिसयूज़ करता है। कोशिश यही रहती है। अब लोगों का इसमें क्या रोल है? लोग क्या करते हैं? मोस्टली एसीबी के पास ट्रैप की तभी इंफॉर्मेशन आती है जब कंप्लेनेंट 2-3 बार रिश्वत दे चुका होता है, चौथी बार उसके बस से बाहर जो बात जाती है और वो एसीबी के पास आता है, वरना उसको एसीबी के पास आने का कोई मन नहीं होता है। एक तो इसका मतलब है लोग खुद ये इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं है, तैयार नहीं है कि वो कुछ कष्ट उठाएं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास जाएं या